है कि वो आज वोंग हैन को मारकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एंट्रेंस की तरफ तूफान की तरह बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से मिलने आया हूँ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो कसम खाता है कि जब तक गैंग का बॉस ओल्ड लियू उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसके लिए रास्ते से नहीं हटा देगा, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसी बीच ऑफिस के अंदर नई हायरार्की बन चुकी थी। वोंग हैन जमा हुए गैंग मेंबर्स के सामने खड़ा था और वैन लॉन्ग को नया लीडर नियुक्त करता है। वो ऐलान करता है कि वैन लॉन्ग अब ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का इंचार्ज है और जो भी उसे फॉलो करेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। बाकी गैंग मेंबर्स जल्दी से इस बात को मान लेते हैं, अपने नए लीडर को इज्जत से बुलाते हैं। जैसे ही नया ऑर्डर सेट होता है, चिन्हाओ ऑफिस में घुसता है, चिल्लाते हुए, ओल्ड लियू। वो कमरे में इधर उधर देखता है जो अब नए मैनेजमेंट के अंडर था और गुस्से से पूछता है, पुराना बॉस कहाँ है? नए लीडर वैन लॉन्ग का सामना करते हुए गुस्से में चिन्हाओ उसे साइड करता है और कहता है कि वो पुराने बॉस से एक बड़ी बिजनेस डील के लिए मिलने आया है। डेस्क के पीछे से वैन लॉन्ग शांति से उसे बताता है कि ओल्ड लियू अब यहाँ नहीं है और अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का इंचार्ज वो है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए चिन्हाओ नए लीडर को बधाई देता है और अपने ऑफर पर आता है। वो चाहता है कि वो उसके लिए किसी को मार दे और इस काम के लिए वो 50 मिलियन देने को तैयार है। इतनी बड़ी रकम से हैरान होकर वैन लॉन्ग पूछता है कि टारगेट कौन है। चिन्हाओ बताता है कि जिस आदमी को वो मरवाना चाहता है वो एक मामूली सा डिलीवरी गाय है। वैन लॉन्ग इस प्रपोजल का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि एक मामूली डिलीवरी ड्राइवर को मारने के लिए 50 मिलियन देना बेवकूफ़ी है और चिन्हाओ से कहता है कि वो मजाक करने के लिए गलत जगह आ गया है। गुस्से में चिन्हाओ कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो गुस्से से समझाता है कि उस डिलीवरी गाय ने उसे बेहोश होने तक मारा और उसकी औरत छीन ली और इसलिए उसे मरना ही होगा। एक फायदेमंद मौका देखते हुए वैन लॉन्ग इस बात से खुश होता है कि बॉस बनते ही उसकी पहली बड़ी डील इतनी जल्दी आ गई। वो शांति से चिन्हाओ को कहता है कि एक डिलीवरी गाय के लिए इतना परेशान ना हो और इस मामले को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। चिन्हाओ जिद करता है कि उसे उनके साथ जाना है क्योंकि वो टारगेट के रहने की जगह जानता है और अपनी आंखों से उसकी मौत देखना चाहता है। वैन लॉन्ग आसानी से मान जाता है, वादा करता है कि वो अपने आदमियों को इकट्ठा करेगा और मामले को चिन्हाओ की तसल्ली के मुताबिक संभालेगा। कॉन्फिडेंस से वो अपने आदमियों को बुलाता है, ऐलान करते हुए कि वो सब चिन्हाओ का बदला लेने में मदद करेंगे। उसके आदमी एक साथ वफादारी से जवाब देते हैं, यस ब्रदर लॉन्ग। सीन वापस XX फूड डिलीवरी सेंटर पर शिफ्ट होता है जहां वोंग हान अपनी दिन की नौकरी पर लौट आया है। अपनी यूनिफॉर्म में उसके को-वर्कर्स उससे मिलते हैं और बताते हैं कि वो कई दिनों से गायब था और बॉस उसे ढूंढ रहे थे। वोंग हान शांति से उन्हें बताता है कि वो कुछ डिलीवरीज पूरी करने के बाद बॉस से मिल लेगा। उसके को-वर्कर्स गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं उसे अलविदा कहते हुए। वो अपनी लाल मोटरसाइकिल पर बैठता है एकदम कूल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जब वो गाड़ी चला रहा होता है तभी अचानक एक काली वैन तेजी से मुड़ती है और उसका रास्ता काट देती है। वैन का साइड डोर खुलता है और गुस्से से भरा चिन्हाओ हाथ में एक भारी मेटल का पाइप लिए बाहर निकलता है। वो वोंग हान को घूरता है और ताना मारते हुए कहता है, शर्त लगाता हूं तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम इतनी जल्दी पकड़े जाओगे। शांति से खड़े होकर वोंग हान अपने बदला लेने वाले दुश्मन को देखता है और मानता है कि यह सामना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। गुस्से में अंधा चिन्हाओ भारी पाइप घुमाते हुए आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है, मैं आज तुझे घुटनों पर लाकर रुलाऊंगा। लेकिन वोंग हान बिल्कुल शांति से उस क्लमजी हमले से आसानी से बच जाता है। जैसे ही चिन्हाओ लड़खड़ा कर आगे निकलता है, वोंग हान अपनी जलती हुई सिगरेट को बिल्कुल सही निशाने के साथ उछालता है जो सीधे चिन्हाओ के खुले मुंह में जा गिरती है। अचानक दर्द और शौक से चिन्हाओ चीख पड़ता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वोंग हान उसे ताना मारता है, क्या तुम ही थे जो घुटनों पर आना चाहते थे? फिर वो चिन्हाओ के पेट में एक जोरदार घुटना मारता है। उसके बाद उसकी पीठ पर एक जबरदस्त कोहनी और चिल्लाता है, मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगा। ये हमले उसके लिए बहुत ज्यादा थे और चिन्हाओ दर्द से घुटनों के बल गिर जाता है। बेइज्जत होकर चिन्हाओ टैटू वाले गैंग लीडर वैन लॉन्ग पर चिल्लाता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। इशारे पर वैन लॉन्ग और उसके आदमी वैन से बाहर निकलते हैं। एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ सिगार जलाते हुए वैन लॉन्ग कहता है, मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या सारे डिलीवरी गाइज इसके जैसे ही टफ होते हैं। जमीन से चिन्हाओ एक घुर्रिम सा ऑर्डर देता है, कहता है कि वोंग हान को जल्दी ना मारे। वो चाहता है कि उसे धीरे धीरे तड़पाया जाए ताकि वो मौत से भी बदतर सजा झेले। वैन लॉन्ग वोंग हान के पास जाता है और उसके कंधे पर एक जाना पहचाना हाथ रखता है। उसे नीचा दिखाते हुए दोस्त कहता है, लेकिन जैसे ही वोंग हान अपना सर घुमाता है, वैन लॉन्ग की घमंडी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह साफ शौक और खौफ ले लेता है जब आखिरकार वो पहचान जाता है कि वो किसका सामना कर रहा है। तुरंत रिएक्ट करते हुए वोंग हान गुस्से से पूछता है, तुम किसे दोस्त बुला रहे हो? वो वैन लॉन्ग का सर पकड़ता है और बेरहमी से उसका चेहरा उसके ही जलते हुए सिगार पर दे मारता है जिससे वो जल जाता है। डरे हुए और घायल गैंग लीडर के ऊपर खड़े होकर वोंग हान उसे ताना मारता है, कुछ मिनट नया बॉस बनकर तुम ज्यादा ही अकड़ में आ गए हो। अपना जला हुआ चेहरा पकड़े वैन लॉन्ग बुरी तरह डरकर हकलाने लगता है और आखिरकार वोंग हान को उसके असली टाइटल से बुलाता है, 9th यांग मास्टर।
वो पागलों की तरह माफी मांगता है, कसम खाता है कि अगर उसे पता होता कि वो किससे पंगा ले रहा है तो वो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। बिल्कुल हैरान, चिन हाओ वेन लॉन्ग के इस्तेमाल किए गए टाइटल को अनदेखा करता है और उसे वोंग हान पर हमला करने का ऑर्डर देने की कोशिश करता है। वोंग हान को और गुस्सा दिलाने के डर से वेन लॉन्ग फौरन अपने पुराने क्लाइंट पर पलट जाता है। वो चिन हाओ को एक जोरदार लात मारता है, चिल्लाते हुए, यही वो बेवकूफ है जो 9th यंग मास्टर पर हमला करना चाहता था। जोरदार लात से चिन हाओ हवा में उठता है और दर्द से सड़क पर जा गिरता है। वोंग हान पिटे हुए चिन हाओ पर पैर रखता है और एक आखिरी ठंडी चेतावनी देता है, ये आखिरी बार है, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो मुझे दोबारा कभी उकसाना मत। दर्द से चिन हाओ हकलाते हुए कहता है कि वो समझ गया। फिर वोंग हान एक और गंभीर धमकी देता है। वो चिन हाओ को याद दिलाता है कि सूची उसकी पत्नी है और उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि इस बार उसने सिर्फ उसका हाथ तोड़ा है, लेकिन अगली बार वो इतना खुशकिस्मत नहीं होगा। अपनी बात पर जोर देने के लिए वो अपना जूता चिन हाओ के पट्टी बंदे सर पर रगड़ता है, जिससे वो दर्द से चीख पड़ता है। सिचुएशन संभालने के बाद वोंग हान अपना फोन निकालता है और शिकायत करता है कि वो फिर से लेट होने वाला है। उसके पीछे वेन लॉन्ग और उसके आदमी चुपचाप और अदब से खड़े रहते हैं। जैसे ही वोंग हान जाने की तैयारी करता है, एक चकराया हुआ चिन हाओ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। अभी भी कुछ न समझते हुए वो वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है, तुम एक डिलीवरी गाय को भी नहीं संभाल पाए। वेन लॉन्ग एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अपने पुराने क्लाइंट का सामना करने के लिए मुड़ जाता है। वो चिन हाओ से कहता है कि जिस आदमी को तुम डिलीवरी गाय बुला रहे हो वो ऐसा इंसान है जिसे नाराज करने की गलती तुम कभी नहीं कर सकते। उसे ये समझाने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी कितनी बड़ी ताकत को चुनौती दी है। अपनी डिलीवरीज जारी रखते हुए वोंग हान एक पुरानी टूटी फूटी अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है। जब वो एक अंधेरे गंदे हॉलवे से गुजर रहा होता है तो वो खुद से कहता है कि ये जगह कितनी खराब है। उसे सही अपार्टमेंट मिल जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा एक परेशान सा आदमी खोलता है जिसके नीले बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक खतरनाक लुक था। वोंग हान प्रोफेशनली उसे बताता है कि टोटल 20 युएन हुए हैं और पूछता है कि वो कैश से पे करेगा या कोड से। आदमी बेरुखी से जवाब देता है कि वो कैश से पे करेगा। जब आदमी पैसे ढूंढ रहा होता है, वोंग हान का एक्सप्रेशन शक्की हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो आदमी के पीछे अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर झांकता है। वो अंदर एक डरी हुई औरत को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो उम्मीद से मदद के लिए इशारा करने की कोशिश कर रही थी। उसे बंधक बनाया गया था। इससे पहले कि वो कोई आवाज निकाल पाती, एक दूसरा आदमी उसके सर पर मारता है, उसे नीचे गिराते हुए कहता है, चुप रहो। ये देखकर वोंग हान का रवैया तुरंत बदल जाता है। नीले बालों वाला आदमी उसे पैसे देकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ और जो हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर दोनों क्रिमिनल्स घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि डिलीवरी गाय ने सब कुछ देख लिया है। एक पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और दूसरा बिना सोचे जवाब देता है, उसे मार दो। हॉलवे में अकेले वोंग हान फ्रस्ट्रेशन में अपने सर पर हाथ रखता है, ऐसी सिचुएशन में फंस जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हुए। उसके ख्याल तब टूटते हैं जब दरवाजा फिर से जोर से खुलता है। नीले बालों वाला आदमी उस पर चाकू से हमला करने के लिए झपटता है। हैरान लेकिन तैयार वोंग हान पूछता है, क्या तुम सच में मारने की कोशिश करने वाले हो? नाइफ अटैक के जवाब में वोंग हान तुरंत उस नीले बालों वाले आदमी को एक किक मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है और उसका नाइफ छूट जाता है। दरवाजे पर खड़ा वोंग हान काफी अनॉयड लग रहा था। वो मन में कहता है कि एक सिंपल सी डिलीवरी के लिए भी उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ रहे हैं। अंदर दूसरा किडनैपर समझ जाता है कि ये डिलीवरी गाय तो एक ट्रेन्ड फाइटर है। गुस्से से पागल होकर वो एक मशेटी उठाता है और वोंग हान पर हमला कर देता है, चिल्लाते हुए, मर जा। बिना घबराए वोंग हान बड़ी आसानी से उस अटैक को रोक देता है। वो उस आदमी की कलाई पकड़ता है और उसकी पैथेटिक स्किल्स का मजाक उड़ाता है। फिर वो उसके चेहरे पर एक ब्रूटल एल्बो मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और मदद के लिए रोने लगता है। दोनों आदमियों को न्यूट्रलाइज करने के बाद वोंग हान दरवाजे को किक मारकर बंद करता है और अपनी सीरियस नजरों से विक्टिम की तरफ देखता है। वो देखता है कि एक डरी सहमी लड़की बेड पर बंधी हुई है और कमजोर आवाज में हेल्प मांग रही है। वो उसके पास जाकर उसे खोलने लगता है और नरमी से पूछता है, क्या तुम चल सकती हो? जब वो हाँ कहती है तो वो अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल देता है। वो उसे बताता है कि उसने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया है और ऑफर करता है कि वो उसकी फैमिली को भी कॉल कर देगा ताकि वो उसे पिकअप कर ले। वो लड़की मान जाती है। फिर वो कहता है कि वो बाहर जा रहा है ताकि उन दोनों आदमियों को बांध सके जिससे वो एस्केप ना कर पाए। वो उसे उसका फोन दे देता है। वोंग हान उन दोनों किडनैपर्स के ऊपर खड़ा होता है जो अब जमीन पर पीठ से पीठ मिलाकर बंधे हुए थे। वो कहता है, तुम जैसे ब्रैट्स यही डिजर्व करते हो, मुझसे पंगा लेने का अंजाम। बचाई हुई लड़की उसके पास आती है, इस बात से इंप्रेस होकर कि उसने अकेले ही दोनों को संभाल लिया। वो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम श्याओ वान जिंग है। वोंग हान हम्बली जवाब देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और अपना नाम बताता है।
शाओ वानजिंग, जिसने शायद अभी अपनी फैमिली को कॉल किया था, अपने फोन की स्क्रीन को हैरानी से देखती है। ऐसा लगता है कि एक इनकमिंग कॉल ने उसे इंटरप्ट कर दिया है। वो फोन वापस वोंग हान को पकड़ा देती है। वो प्रोफेशनली फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक औरत की गुस्से भरी आवाज आती है जो उसे डांटने लगती है। तुम इतने बोल्ड हो गए हो कि फैमिली को बताए बिना शादी कर लोगे। वोंग हान के चेहरे पर पैनिक आ जाता है और वो हकलाने लगता है। वो पहचान जाता है कि ये उसकी बड़ी बहन है। वो औरत उसे कमांड देती है कि वो उससे आज रात जैंगनिंग में मिले और अपनी नई फियोंसे को भी साथ लाए। वो बस घबराते हुए ठीक है बोल पाता है। उसके अचानक फोन काटने के बाद वोंग हान परेशान होकर बड़बड़ाता है, ये हमेशा बिना वार्निंग दिए फोन काट देती है। उसी पल दरवाजा जोर से खुलता है और एक बुजुर्ग आदमी 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ अंदर आता है और शियाओ वानजिंग का नाम चिल्लाता है। खुशी से पागल होकर शाओ वानजिंग पापा चिल्लाती है और उनकी तरफ भागती है। वोंग हान उन बंधे हुए क्रिमिनल्स के पास शांति से खड़ा रहता है। उसके फादर उसे सुकून की सांस लेते हुए जोर से गले लगा लेते हैं और परेशानी से पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शियाओ वानजिंग अपने वरीड फादर को तसल्ली देती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वोंग हान की तरफ इशारा करके बताती है, इन्होंने मुझे बचाया। जब 2 पुलिस ऑफिसर्स उन बंधे हुए क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो एक लीड ऑफिसर उन्हें ले जाने का ऑर्डर देता है। वोंग हान पास खड़ा कहता है, इन्हें मैंने ही नॉकआउट किया था। शाओ वानजिंग के फादर वोंग हान के पास आते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने ही इन दोनों गुंडों को काबू किया? वोंग हान बस हाँ में जवाब देता है। वो बुजुर्ग आदमी काफी इंप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि एक डिलीवरी मैन के रूप में इतना पावरफुल हिडन ड्रैगन मिलेगा। वो मन ही मन वोंग हान की एबिलिटीज को असेस करते हैं। इसके पावरफुल ऑरा को देखकर लगता है ये कम से कम एक लिटिल ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरा नाम श्याओ टियान श्यांग है, और वोंग हान को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके एहसान तले दब गए हैं और अगर जैंगनिंग सिटी में कभी भी हेल्प चाहिए हो तो उन्हें कॉल करें। वोंग हान कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है। कार्ड पर व्हाइट टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल का नाम पहचान कर वो पोलाइटली कहता है कि जब उसे टाइम मिलेगा वो जरूर विजिट करेगा। जब वोंग हान कहता है कि उसे कुछ और काम है और जाने के लिए मुड़ता है तो शाओ टियानसियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसे अपने मार्शल आर्ट्स हॉल में 50,000 महीने की जॉब ऑफर करते हैं, ये कहते हुए कि ये फूड डिलीवरी से बेहतर है, लेकिन वोंग हान पोलाइटली मना कर देता है। उसे जाते हुए देखकर शाओ टियानसियान कहते हैं कि इतनी कम उम्र में कितना इंप्रेसिव टैलेंट है। शाओ वानजिंग पीछे से वोंग हान को आवाज लगाती है, आप अपना जैकेट भूल गए, लेकिन वो जा चुका था। नीचे सड़क पर वोंग हान अपनी मोटरसाइकिल तक वापस जाता है जबकि पुलिस उन किडनैपर्स को अपनी गाड़ी में डाल रही थी। अपनी बाइक पर बैठकर वो सोचता है कि एक सिंगल डिलीवरी ने उसके लिए कितनी ट्रबल खड़ी कर दी। चलो ये काम तो हैंडल हो गया, वो सोचता है। अब सूची को ढूंढने का टाइम है। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और तेजी से निकल जाता है। कहानी सू ग्रुप के टावरिंग स्काई स्क्रेपर पर शिफ्ट होती है। एक ऑफिस के अंदर सूची अपने डेस्क पर बैठी है। तभी एक ब्लू सूट पहने आदमी अंदर आता है। वो उसे बताता है कि उसने सूची से सुना कि वो ट्रबल में है और वो उसकी हेल्प करने के लिए इमीडिएटली ओवरसीज से वापस आ गया। उस आदमी का नाम था लिंग जिंग पैंग। वो सूची को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन सूची कोल्डली उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, कंपनी के पास पहले से ही एक सोल्यूशन है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन लिंग जिंग पैंग नहीं रुकता और कहता रहता है कि वो हमेशा उसके साइड में रहेगा। वो कन्फेस करता है कि उसने अब्रॉड कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके दिल में सिर्फ सूची ही है। अनॉयड होकर सूची खड़ी हो जाती है और डिमांड करती है कि वो उससे दूर रहे और उसे उसके प्रॉपर नाम सूची से बुलाए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिद करते हुए कहता है कि वो उसकी वुमन बन जाए और प्रॉमिस करता है कि वो उसे सब कुछ देगा। जब सूची का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो उसे चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, और फिर एक शॉकिंग सच बताती है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्टंड होकर लिंग जिंग पैंग अपना गाल पकड़ लेता है। वो उस पर यकीन करने से मना कर देता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। बिल्कुल उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वोंग हान हाथ में 2 फूड कंटेनर्स लिए अंदर आता है। वो इस पूरे सीन को देखता है और अपने मन में कहता है, लगता है मेरे लव राइवल्स को ज्यादा ही हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सूची उस टंड लिंग जिंग पैंग के पास जाती है और वोंग हान को डांटने लगती है कि वो बिना नॉक के अंदर क्यों आया। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वोंग हान एक डिसोबीडियंट एम्प्लॉय हो। वोंग हान भी एक्टिंग में उसका साथ देता है और पूछता है, क्या हुआ? सूची फिर वोंग हान के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लिंग जिंग पैंग को एक्सप्लेन करती है कि वोंग हान उसके लिए खाना लाया है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में भूखी नहीं रह सकती। फिर उस शॉक्ड आदमी की तरफ देखकर वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराती है, ये वोंग हान है मेरा हस्बैंड। जैसे ही वो हस्बैंड लव्स कहती है, उसे एक वार्म फीलिंग महसूस होती है और वो एक जेंटल स्माइल के साथ वोंग हान का सहारा ले लेती है। लिंग जिंग पैंग ये सुनकर टूट जाता है। वो उस कपल की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली उठाता है और यकीन न करते हुए पूछता है, ये सच में तुम्हारा हस्बैंड है? वोंग हान प्रोटेक्टिवली सूची के आगे आता है और कहता है, दरवाजा वहां है, मैं और मेरी वाइफ अकेले अपना लंच एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे ही लिंग जिंग पैंग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, वोंग हान अपनी बात दोहराता है और दोनों उसकी तरफ पीट कर लेते हैं। हार मानकर लिंग जिंग पैंग गुस्से में वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो हार नहीं मानेगा।
उसके जाते ही सूची वोंग हान को कहती है, फ्रंट डेस्क को इंस्ट्रक्ट कर दो कि आइंदा ऐसे इररिलेवेंट लोगों को अंदर ना आने दें, वरना उन्हें फायर कर दिया जाएगा। उस अनवेलकम गेस्ट के जाने के बाद वोंग हान खाना टेबल पर रखता है। वो हंसते हुए कमेंट करता है, मेरा राइवल तो काफी वीक निकला, मेरे कुछ करने से पहले ही भाग गया। जब वो खाने बैठते हैं, वोंग हान सूची के पीछे खड़े होकर उसके शोल्डर्स मसाज करने लगता है। सूची कहती है, लिंग जिंगपैंग तुम्हारा लव राइवल नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। वोंग हान बस मुस्कुराता है और कहता है कि वो समझ गया। जैसे ही सूची खाना शुरू करती है, वोंग हान मजाक में उसके फूड कंटेनर का लिड बंद कर देता है। एनॉयड होकर सूची पूछती है, ये क्या कर रहे हो? वो उसे छेड़ते हुए कहता है, जब हमारी बीच कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं तुम्हें अपना खाना क्यों खाने दूं? सूची गुस्से में जवाब देती है, तुम ही हो जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया है, इसलिए मुझे खिलाना तुम्हारा काम है। एक बाइट खाने के बाद वो मानती है कि उसकी कुकिंग एक्सीलेंट है, जिसे सुनकर वोंग हान खुश हो जाता है। वो उसे कहती है कि जब उसकी कुकिंग इतनी अच्छी है तो उसे अपनी डिलीवरी जॉब छोड़ देनी चाहिए और वो उसके लिए एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन वोंग हान एरोगेंसली जवाब देता है कि हर कोई उसके हाथ का खाना टेस्ट करने के लायक नहीं है। सूची मुंह बनाकर पूछती है, क्या तुमने मुझसे पहले बहुत सी औरतों के लिए खाना बनाया है? वो उसे अश्योर करता है कि उसने आज तक सिर्फ एक ही औरत के लिए खाना बनाया, लेकिन फिर वो खुद को करेक्ट करता है। वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि जब उनके बीच कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो वो जरूर उसके पेट में पल रहे बेबी के लिए खाना बना रहा होगा। सूची उसके जवाब को सुनकर हाँ कहती है। टॉपिक बदलते हुए वो पूछती है, तुमने अपना वर्क यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? ये सवाल सुनकर वोंग हान को रियलाइज होता है कि वो अपना जैकेट वहीं भूल आया। एक शरारती स्माइल के साथ वो एक्सप्लेन करता है कि इससे ठीक पहले एक डिलीवरी पर उसे एक सेक्सी बेब को रेस्क्यू करना पड़ा और उसने अपना जैकेट उसे उधार दे दिया। उसका ये कैजुअल कमेंट सुनते ही सूची को जेलसी होने लगती है। वो गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है और कहती है, जाओ उसी सेक्सी बेब को ढूंढो। एक कंफ्यूज्ड वोंग हान सोच में पड़ जाता है कि वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद होता है वो पैनिक कर जाता है। उसे याद आता है कि प्रेग्नेंट औरतों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और वो बाहर हॉलवे से उसे शांत करने की कोशिश करता है। अपने ऑफिस के अंदर सूची अभी भी गुस्से में उस सेक्सी बेब के बारे में बड़बड़ा रही थी और कहती है, जाओ तुम बस अपना खाना डिलीवर करो। उसका गुस्सा उसके फोन पर आए एक नोटिफिकेशन से इंटरप्ट होता है। ये वोंग हान का एक टेक्स्ट था। उसने मजाक में अपना कॉन्टैक्ट बच्चे का बाप और उसका नाम बच्चे की माँ सेव किया था। उसका मैसेज था, अपना खाना एंजॉय करो, मैं बेबी फॉर्मूला के लिए पैसे कमाने जा रहा हूँ, रात को डिनर में क्या खाओगी बता देना। उसका मैसेज पढ़कर सूची का मूड थोड़ा नर्म हो जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो टेक्स्ट बैक करती है, मैं डिनर के लिए अपनी फैमिली के घर जा रही हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। जब वो पूछता है कि वो वहां किस हैसियत से आएगा तो वो मजबूती से जवाब देती है, बच्चे के बाप के तौर पर। बाहर वोंग हान अपने फोन को देखता है और सोचता है कितनी जिद्दी औरत है। वो मुस्कुराता है इस बात पर कि वो उसे सीधे हस्बैंड नहीं बुला सकती। इसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और तेजी से निकल जाता है। उसी शाम एक लाल स्पोर्ट्स कार सू फैमिली के मॉडर्न घर के आगे आकर रुकती है। वोंग हान, जो अब एक स्मार्ट सूट पहने हुए था, सूची के साथ अंदर दाखिल होता है। सूची उनके आने का ऐलान करती है। आते ही उनका सामना उसकी माँ यांग हुई मिन से होता है, जो गुस्से में चिल्लाती है, सूची तुम उस चीज को फिर से घर क्यों ले आई? सूची अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो वोंग हान के हाथ में हाथ डालती है और एक हैरान कर देने वाला ऐलान करती है, हमारी पहले ही शादी हो चुकी है, इसलिए मेरे अपने हस्बैंड को घर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये खबर सुनकर उसकी माँ को झटका लगता है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। वो सूची पर उंगली उठाते हुए चिल्लाती है, तुमने एक डिलीवरी गाई से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वोंग हान को अपने पास रखकर सूची गुस्से से जवाब देती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रही है। उनकी इस बहस को उसके पिता सू जियानिए और भाई सूले बीच में रोकते हैं। ऊपर से सू जियानिए आवाज देते हैं, फैमिली डिनर के वक्त लड़ाई करना बंद करो। हैरानी की बात यह थी कि सूले अपनी बहन को डिफेंड करता है। वो कहता है, ये सूची की फ्रीडम है कि वो जिससे चाहे शादी करे। फिर एक वेलकमिंग स्माइल के साथ सूले वोंग हान की तरफ मुड़ता है, उसे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है और उसे बैठने के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है, बैठिए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। माहौल को शांत करने के लिए सू जियानिए अपनी बेटी से कहता है कि वो खाने से पहले ऊपर जाकर चेंज कर ले। जैसे ही सूची और वोंग हान सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, बाकी फैमिली उन्हें नापसंदगी से देखते रहते हैं। जैसे ही वो इतनी दूर चले जाते हैं कि सुन ना सके, यांग हुईमिन अपने बेटे से सवाल करती है, तुम अपनी बहन को उस कचरे से शादी क्यों करने दे रहे हो? एक कमीनी मुस्कान के साथ सूले अपना प्लान बताता है, मैंने पहले ही चिन्हाओं को कॉल कर दिया है और वो रास्ते में है। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान देते हैं। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उस कचरे को उसकी औकात दिखाई जाएगी। थोड़ी ही देर बाद एक मेहमान आता है। सूली और उसके पेरेंट्स उसे डिनर टेबल पर वेलकम करते हैं और उसे यंग मास्टर चेन कहकर बुलाते हैं। ये मेहमान चिन्हाओ था, सूची का ठुकराया हुआ फियांसे। वो थोड़ा एनॉयड लग रहा था और सूले से पूछता है कि उसे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया गया है। सूले उसे बस सब्र रखने को कहता है और एक सरप्राइज का वादा करता है। ठीक उसी वक्त
सूची और वोंग हान सीढ़ियों से नीचे आते हैं। चिन्हाओ को फैमिली टेबल पर बैठे देखकर सूची रुक जाती है। वो कंफ्यूज थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी माँ उसे डांटती है, इतनी धीरे क्यों आ रही हो, देख नहीं सकते हमारे गेस्ट आ चुके हैं। सूची सवाल करती है, ये एक फैमिली डिनर में क्या कर रहा है। यांग हुईमिन खुशी से उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और उसे चिन्हाओ के पास बैठने का निर्देश देती है। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचते हैं, सूची और वोंग हान नोटिस करते हैं कि वहां सिर्फ एक ही चेयर खाली है। तभी यांग हुईमिन जानबूझकर उनकी बेइज्जती करती है। सू फैमिली के डिनर टेबल पर हर कोई आरा गहरा नहीं बैठ सकता। बिना घबराए वोंग हान उसे चैलेंज करता है, तो फिर चिन्हाओ को सीट क्यों मिली और मुझे क्यों नहीं। यांग हुई हंसते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखो जरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को यंग मास्टर चिन से कंपेयर करने की। सूची के पिता सूजी यानी ये बेचैनी से कहते हैं, सब खाना शुरू करो, जिसे सीट नहीं मिली वो जमीन पर बैठ सकता है। अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए सूची वोंग हान की तरफ मुड़ती है और उसे आखिरी चेयर ऑफर करती है, तुम बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाऊंगी। अपनी बेटी की ये नाफरमानी देखकर गुस्से में सूजी यानी जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है। वो सूची पर चिल्लाता है, क्या तुम बगावत कर रही हो, बैठ जाओ और चिन्हाओ के साथ खाना खाओ। लेकिन वोंग हान शांति से चिन्हाओ के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जो साफ साफ डरा हुआ लग रहा था। वोंग हान की तेज नजरें उसी पर टिकी थीं। ये साइलेंट प्रेशर बर्दाश्त से बाहर था। एक शॉकिंग ट्विस्ट में पसीने में भीगा चिन्हाओ अचानक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो घबराते हुए अपनी खुद की चेयर वोंग हान को ऑफर करता है और रिस्पेक्ट से उसे ब्रदर वोंग बुलाता है। आप बैठिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। पूरी सू फैमिली ये देखकर दंग रह जाती है। यांग हुईमिन पूछती है, चिन्हाओ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी सीट छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वोंग हान जैसा आदमी हमारे डिनर टेबल के लायक नहीं है। चिन्हाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अगर ब्रदर वोंग इसके लायक नहीं है तो मैं तो उनसे भी कम लायक हूं। वो चेयर को पीछे खींचता है और वोंग हान से विनती करता है कि वो बैठ जाए। सीट पर बैठने के बाद वोंग हान सूची की तरफ मुड़ता है, जो अभी भी खड़ी थी। वो कहता है, बच्चे की माँ तुम भी बैठ जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर वो अपनी प्लेट से एक मीट का पीस उठाकर सूची की प्लेट में रखता है और कहता है, और खाओ। बाकी की फैमिली ऐसा बस हैरानी में देखते रह जाते हैं। वो सब कंफ्यूज थे कि उनका मेहमान इतना दब के बिहेव क्यों कर रहा है। ये देखते हुए कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है, सूले बीच में आता है। वो चिन्हाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।